हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड क्लास 12th में हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। तो कैसे पढ़ेंगे हम, इसमें जितने टॉपिक आपको पढ़ने हैं उनको सबसे पहले बता देंगे, फिर इसके बाद एक एक करके अच्छे से पढ़ते जाएंगे। ये विलियन चैप्टर आपका 8 नंबर में आता है, तो इतना अब यदि आपने पढ़ लिया तो 8 नंबर का काम आपका हो जाएगा। इतने में थ्योरी वाला काम आपका पूरा कंप्लीट कराएंगे, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल पार्ट, ठीक है, न्यूमेरिकल पार्ट इसके बाद होगा। ठीक, तो चलिए पहले समझते हैं हमको इसमें पढ़ना क्या है। मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और मोल प्रभाज के बारे में, इसकी परिभाषा और इसके सूत्र हम समझेंगे, ठीक है, सबसे पहले। फिर इसके बाद अणुसंख्य गुणधर्म और वान-टॉफ गुणांक के बारे में जानेंगे। फिर वाष्पदाब, वाष्पदाब का अवनमन, वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है, ठीक है, और इनके फार्मूले क्या होंगे। फिर राउल्ट का नियम हम देखेंगे, और इसमें जो है वाष्पदाब और ये मोलों की संख्या में संबंध, इनके नियमानुसार क्या होता है, इसको देखेंगे। फिर इनकी सीमाएं क्या हैं, ठीक है। फिर आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में जानेंगे। इसके बाद परासरण और विसरण होता क्या है, इनमें अंतर देखेंगे। फिर परासरण दाब और प्रतिलोम परासरण के बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद क्वथनांक में उन्नयन और मोलल उन्नयन स्थिरांक के बारे में जानेंगे। इसमें जो है ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक भी होता है, उसको भी यहीं पर देख लेंगे हम लोग। फिर इसके बाद हिमांक में अवनमन और मोलल अवनमन स्थिरांक के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक के बारे में भी देख लेंगे। फिर अंतिम जो है हेनरी का नियम सब पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो विलयन चैप्टर में इतना हम क्रम से एक एक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं मोलरता। मोलरता क्या है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता होती है। अब इस तरीके से आप परिभाषित करेंगे, और परिभाषित करने के बाद फिर मोलरता का आप सूत्र लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए यही सूत्र लिख करके देखते हैं हम। सूत्र क्या होगा मोलरता का, ये आपका हो गया मोलरता, और ये मोलरता बराबर होती है विलेय के मोलों की संख्या। क्या, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। और यहाँ बटे में हम लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या, और बटे में लिखेंगे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन वो भी होगा किसमें, लीटर में, ठीक। ये हो गया आपका फार्मूला। इसके अलावा मोलों की संख्या आपको पता है, विलेय के मोलों की संख्या बराबर होती है क्या, भार बटे अणुभार, यानी विलेय के मोलों की संख्या तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, ठीक है। तो मोलरता का अगला सूत्र बनेगा आपका, चलिए ऐसे ही आयताकार बॉक्स में ही लिखेंगे इसको भी। तो मोलरता के लिए जो है फार्मूला क्या बनेगा, फिर से लिखेंगे मोलरता बराबर क्या होगा, विलेय का भार, क्या, विलेय का भार। और विलेय का भार के बाद फिर नीचे लिखेंगे विलेय का अणुभार, ठीक। ये बटे में लिखना क्या, विलेय का अणुभार, और गुणे विलयन का आयतन, ठीक है। ये और अक्सर आयतन जो है मिलीलीटर में दिया रहता है, तो आयतन जब मिलीलीटर में रहेगा तो ऊपर 1000 से गुणा हो जाएगा, ठीक। ये हो गया आपका फार्मूला, ये होगा, ये आयतन मिलीलीटर में है
तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, मोलरता की परिभाषा फिर से सुनिए। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते जाइए पूरा चैप्टर। अभी देखिए, देखते देखते पूरा चैप्टर आपका अभी याद हो जाएगा, सारी बातें आपके दिमाग में हो जाएंगी। ठीक है, ये आपका हो गया मोलरता। अब हम समझते हैं मोललता। अब मोललता में क्या देखेंगे, तो चूंकि मोलरता में हमने समझा 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता होती है। मोललता क्या होती है, ये होगा ये आपका है 1 मोललता 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, जहां विलयन का आयतन था वहीं आप 1 विलायक का भार लिखेंगे, वो भी किलोग्राम में। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं मोललता। मोललता बराबर क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, और बटे में क्या लिखना है, विलायक का भार किलोग्राम में। क्या, विलायक का भार किलोग्राम में। ये क्या होगा, विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है, फिर से सुनिए, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। ठीक, अब यदि मोलों की संख्या ना दे करके विलेय का भार और अणुभार दिया हुआ हो तो फार्मूला ये आपका लग जाएगा। क्या लिखेंगे फार्मूला में, मोललता। मोललता बराबर फिर से हो जाएगा क्या, विलेय का क्या भार, विलेय का भार, और बटे में विलेय का अणुभार। बटे में क्या लिखना है, विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार और गुणे विलायक का भार, विलायक का भार, वो भी किस में होना चाहिए, केजी में। ठीक, ये हो गया आपका मोललता। अब देखते हैं इसके बाद नार्मलता। नार्मलता क्या होती है समझिए। नार्मलता में हम लिखेंगे 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो होती है वो होती है नार्मलता। अब देखिए यहाँ ना मोलों की संख्या नहीं बल्कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या लिखेंगे भैया। तो नार्मलता बराबर क्या हो गया, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ठीक, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या लिखनी। ठीक, और बटे में क्या लिखेंगे, विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, क्या लिखना है, विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन इसमें होगा लीटर में। ठीक, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नार्मलता कहते हैं। ठीक, अब यदि ग्राम तुल्यांकों की संख्या ना दी हुई हो तो या ऐसे देखिए, चलिए ग्राम तुल्यांकों की संख्या से ये हम फार्मूला जो है हम आपको बता दे रहे हैं। चलिए नार्मलता के लिए भी लिख लेते हैं। ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार। क्या होगा, तुल्यांकों की संख्या क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। नार्मलता बराबर क्या होगा, विलेय का भार और बटे में विलेय का तुल्यांकी भार।
अब ये आपका तुल्यांकी भार क्या होता है, ये भी दिमाग में आपके आया होगा, है ना। विलेय का तुल्यांकी भार क्या होता है, चलिए लिखते हैं यहाँ पे, विलेय का तुल्यांकी भार। अब ये तुल्यांकी भार बराबर होता है विलेय का अणुभार बटे, आप लिख सकते हैं विलेय के आयनों की संख्या या संयोजकता, ऑक्सीकरण संख्या, आयन, जो भी आप लिखना चाहें। तो विलेय का क्या लिख रहे हैं, अणुभार, विलेय का अणुभार, और बटे में आयन, आवेश, चार्ज जितना भी होगा या संयोजकता जो भी कहिए, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं आयन। ठीक है, क्या लिखेंगे, आयन, आयनों की संख्या। ठीक है, ये तो आपका इतना पूरा बन गया क्या, तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। और गुणे में क्या लिखना है, विलयन का क्या, बहुत बढ़िया, आयतन। और ये आयतन अक्सर मिलीलीटर में दिया रहता है, तो जब मिलीलीटर में रहेगा तो ऊपर आप 1000 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, वैसे यहाँ भी यदि ग्राम में है तो किलोग्राम में है तो ठीक है, यदि इसको आप ग्राम में दिया हो, किस में दिया हो, विलायक का भार यदि ग्राम में दिया रहेगा तो ऊपर आप 1000 से गुणा कर लेंगे, बात इतनी है। अब ये देखिए तीनों सूत्र हो गए, तीनों परिभाषाएं, फिर से एक बार समझिए। क्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलक संख्या को मोलरता कहते हैं, कहिए क्या, ठीक, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलक संख्या मोलरता। मोललता क्या कहेंगे, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या हो गई मोललता। ठीक, और 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या हो गई नार्मलता। ठीक है, इतना परिभाषित यदि आ जाए तो परिभाषित करके आप ये सूत्र आसानी से लिख देंगे, तो ये पूरा का पूरा नंबर आपका मिल जाएगा। अब समझेंगे हम मोल प्रभाज के बारे में। ठीक है, मोल प्रभाज अब कैसे समझेंगे, देखिए विलयन में क्या होता है कि एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। जिन पदार्थों को आपस में मिलाते हैं ना, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब विलयन में जो पदार्थ मिलाया जाता है यानी जो घोला जाता है वो होता है विलेय, जो घोला जाता है यानी जो घुल जाता है वो होता है विलेय, विलेय हो गया, घुल गया। और विलायक जो घोल देता है वो होता है विलायक, जो घोल देता है वो विलायक, जो घुल जाता है वो विलेय। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं या ऐसे भी समझ सकते हैं, जिसकी मात्रा विलयन में जिस पार्ट की मात्रा, यानी विलेय और विलायक 2 पार्ट होते हैं ना, जिसको मिलाया जाता है और जिसमें मिलाया जाता है, तो दोनों में से जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय। समझ गए, तो चलिए, तो अब हम समझते हैं मोल प्रभाज के बारे में। इसमें विलेय होगा और विलायक। ठीक, तो यहाँ कुछ बातें आपको याद रखनी है। क्या, देखिए चलिए यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं। ये विलेय मोल प्रभाज के लिए हमको पहले देखना है, यहाँ मान लेना है विलेय के मोलों की संख्या। ध्यान से सुनते जाइए, अभी देखिए कितनी आसानी से याद होगा सारी बातें। विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या कितनी होती है, इसको स्मॉल n कहेंगे। और विलायक के मोलों की संख्या, इसको कहेंगे कैपिटल N से। ठीक है, और यहीं समझ लीजिए विलेय का भार, क्या, विलेय का भार और विलायक का भार। ठीक, अब यहाँ से बताइए भैया, विलेय का भार आपका क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N। विलेय का भार W होता है और विलायक का भार ये भी W होगा, कैपिटल W हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज़ और लिखना है, क्या, अणुभार। विलेय का क्या, अणुभार, विलेय का अणुभार और विलायक का
अणु भार। ठीक है, तो विलेय का अणुभार आपका होगा ये क्या, अणुभार यम होता है, स्मॉल यम, और ये आपका कैपिटल यम। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए भैया मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर फार्मूला होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। विलेय की मोलक संख्या स्मॉल एन बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम, भार बटे अणुभार। और विलायक के मोलक संख्या ये कैपिटल एन हो जाएगा, विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। ठीक, ये दोनों फार्मूले आपको अच्छे से पता होने चाहिए। एक ये हो गया, ये दूसरा। ठीक, अब देखिए मोल प्रभाज क्या होता है। मोल प्रभाज, मोल अंश भी इसको कहते हैं। तो विलेय एक अंश इसमें विलेय का है, दूसरा विलायक। तो यदि विलेय का मोल प्रभाज कहा जाए, क्या कहा जाए, विलेय का मोल प्रभाज कहा जाए, तो चलिए यहीं लिखते हैं भैया। क्या करेंगे, लिखिए क्या लिखना है, विलेय का मोल प्रभाज। पहले फार्मूला हम लिख लेंगे, फिर परिभाषा भी आपको आसानी से बता देंगे। विलेय का मोल प्रभाज यदि आपको निकालना है, ठीक है, विलेय का मोल प्रभाज या मोल अंश निकालना है, तो ये होगा विलेय के मोलों की संख्या और विलेय और विलायक के कुल मोलों की संख्या, इसी का अनुपात जो है क्या होता है, विलेय का मोल प्रभाज होता है। अब यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं विलायक का मोल प्रभाज। विलायक का मोल प्रभाज, तो विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा, विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में विलेय और विलायक के कुल मोलों की संख्या। समझ गए। अब समझिए यहाँ से ध्यान से, तो विलेय का मोल प्रभाज विलेय के मोल संख्या और विलेय विलायक कुल मोलों की संख्या। विलायक का मोल प्रभाज तो विलायक के मोलों संख्या बटे विलेय और विलायक के कुल मोलों की संख्या, यही ना होता मोल प्रभाज। अब मोल प्रभाज को कैसे कहेंगे, तो कैसे ऐसे कहेंगे कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या अथवा विलायक के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अथवा विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में विलेय और विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक, फिर सुनिए, किसी भी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या अथवा विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक, और ये जो है फार्मूला आपका है विलेय के मोल प्रभाज के लिए क्या है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय और विलायक के कुल मोलों की संख्या। विलायक का मोल प्रभाज क्या हो गया, विलायक के मोलों की संख्या और विलेय और विलायक के कुल मोलों की संख्या। इस प्रकार से ये आपका ये 4 हेडिंग, हमको उम्मीद है कि सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और नोट नहीं करना तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ें फिर। चलिए, अणुसंख्य गुणधर्म व वांछाव गुणांक। ठीक है, अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता समझिए, विलयन का वह गुण जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। चलिए लिख के बता दे रहे हैं क्या, कि विलयन का वह गुण जो विलेय के अणुओं की संख्या, विलेय के अणुओं की संख्या पर
निर्भर करता है अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। ठीक, ये आपकी परिभाषा हो गई भैया अणुसंख्य गुणधर्म की। इतनी आप परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा लिखने के बाद एक बात और यही समझ लीजिए कि ये जो है अणुसंख्य गुणधर्म कब बढ़ता है कब घटता है। ठीक, तो इसमें यदि क्या करते हैं, विलय, देखिए विलयन जब बनेगा तो विलयन का गुण है ना, तो विलयन जब बनेगा तो कैसे बनता है, विलेय को विलायक में मिलाया जाता है, विलेय को विलायक में मिलाया जाता है। तो यदि विलेय और विलायक को मिलाने पर, ठीक है, ये क्या होता है कि ये वियोजित हो जाता है। क्या होता है कि यदि क्या हो जाए, ये वियोजित हो जाए, ये लो वियोजित हो जाए। ठीक है, तो वियोजित होने से क्या होता है, अणुओं की संख्या क्या होती है, बढ़ जाएगी घट जाएगी, ये बताइए। अणुओं की संख्या जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब जब अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, तो जब अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी तो अणुसंख्य गुणधर्म भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ये बात समझ में आई। विलेय और विलायक, या कह लीजिए विलेय जो है वो वियोजित होता है। जब विलेय वियोजित होता है तो अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे अणुसंख्य गुणधर्म भी बढ़ जाता है। ठीक है, और दूसरी बात, इसका विलोम भी हो जाएगा, अपोजिट भी हो जाएगा। क्या अपोजिट होगा कि विलेय और विलायक यदि संगुणित हो जाएं, क्या हो जाएं, विलेय और विलायक यदि संगुणित हो जाएं, मतलब जुड़ करके एक हो जाएं। ठीक है, विलेय और विलायक यदि क्या होते हैं, संगुणित होते हैं, तो क्या होता है, अणुओं की संख्या कम हो जाती है, अणुओं की संख्या कम हो जाती है। तो जब अणुओं की संख्या कम हो जाएगी तो अणुसंख्य गुणधर्म भी कम हो जाता है। तो अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में यदि आए तो आप इतना ही लिखेंगे कि क्या, विलयन का वह गुण जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। यदि विलेय संगुणित होता है तो अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे अणुसंख्य गुणधर्म भी बढ़ जाता है। यदि विलेय देखिए उल्टा बोल दिए, यदि विलेय वियोजित हो जाता है, यदि विलेय वियोजित हो जाता है तो अणुओं की संख्या बढ़ जाती है और अणुसंख्य गुणधर्म भी बढ़ जाता है। यदि विलेय संगुणित हो जाता है, क्या हो जाता है, संगुणित हो जाता है तो अणुओं की संख्या कम हो जाती है और अणुसंख्य गुणधर्म भी कम हो जाता है। बात समझ में आई। अब हम निकालेंगे वांट हाफ गुणांक। ठीक है, अणुसंख्य गुणधर्म से संबंधित वांट हाफ गुणांक निकालेंगे। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, यहाँ हम मानेंगे कि यदि कोई विलेय पदार्थ है, क्या है, विलेय पदार्थ, विलेय के मानते हैं यहाँ पे हम, विलेय के, विलेय ए ना, ऐसे मान लीजिए, यदि विलेय ए, यदि विलेय ए के 1 मोल के वियोजन से, यदि विलेय के 1 मोल के वियोजन से n मोल प्राप्त होता है। ठीक, इसका मतलब ये है कि A का 1 मोल है, ये वियोजित होता है तो n मोल यहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये उत्पाद भी मान लेते हैं, इसके कितने मोल प्राप्त होते हैं, n मोल। तो 1 मोल के वियोजन से, ठीक है, और वियोजन की मात्रा जो है वो अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, तो प्रारंभ में ये जो है, ये लीजिए कि प्रारंभ में, प्रारंभिक अवस्था में A का कितना मोल है, 1 मोल है, और यहाँ जो उत्पाद बना है वो कितना है, 0 होगा। भाई प्रारंभ में 1 ही मोल तो है,
प्रारंभ जैसे होगा तुरंत थोड़ी ना वियोजित हो जाएगा, जैसे प्रारंभ होगा उस समय, जब प्रारंभ होगा उस समय तो कुछ नहीं वियोजित हुआ है ना, तो ये हो जाएगा वियोजन की मात्रा, यहाँ पर जो उत्पाद बनेगा उसकी मात्रा 0 होगी। फिर साम्यावस्था में कह लीजिए या अंतिम अवस्था में, ठीक है, साम्यावस्था में, साम्यावस्था में इसमें से मान लीजिए वियोजन की मात्रा अल्फा है, तो एक में से अल्फा वियोजित हो जाता है, तो जितना वियोजित होता है उतने मोल यहाँ पे प्राप्त होता है, तो n मोल, देखिए n मोल प्राप्त होता है ना, तो n अल्फा यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो वांट हाफ गुणांक आपका होता है, ये चलिए पहले वांट हाफ गुणांक जो होता है ये क्या होता है कि वियोजन के बाद कुल अणुओं की संख्या, वांट हाफ गुणांक क्या होता है, वियोजन के बाद कुल अणुओं की संख्या और बटे वियोजन से पहले कुल अणुओं की संख्या का अनुपात जो है वांट हाफ गुणांक होता है। तो यहाँ पे हम जब जो है वांट हाफ गुणांक की परिभाषा लिखेंगे। ठीक, चलिए ऐसे लिख के भी इसको मिटा देंगे। ये लीजिए, क्या लिखना है, वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ गुणांक बराबर होता है क्या, वियोजन के बाद, वियोजन के बाद कुल अणुओं की संख्या, वियोजन के बाद कुल अणुओं की संख्या, वियोजन के बाद कुल अणुओं की संख्या और बटे में होगा वियोजन से पूर्व कुल अणुओं की संख्या। ठीक, वियोजन से पूर्व कुल अणुओं की संख्या। ठीक है, ये है आपका फार्मूला। ठीक है, वांट हाफ गुणांक बराबर क्या है, वियोजन के बाद कुल अणुओं की संख्या बटे वियोजन से पूर्व कुल अणुओं की संख्या। ठीक, अब वियोजन के बाद कुल अणुओं की संख्या पहले निकाल लें हम यहाँ पे। चलिए ये समीकरण 1 बना दे रहे हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे अच्छा ये वांट हाफ गुणांक को जो है ना आई से परिचित करते हैं, किससे, आई से, वांट हाफ गुणांक। ठीक, अब निकालेंगे हम नीचे वियोजन के बाद कुल अणुओं की संख्या कितनी है, वियोजन के बाद कुल अणुओं की संख्या, वियोजन के बाद कुल अणुओं की संख्या कितनी देख रहे हैं, n अल्फा, क्या, n अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा। ठीक, ये वियोजन के बाद कुल अणुओं की संख्या हो गई। अब वियोजन से पूर्व कुल अणुओं की संख्या कितनी है, चलिए उसको भी लिख देते हैं यहाँ पे, वियोजन से पूर्व या कहिए पहले, वियोजन से पूर्व कुल अणुओं की संख्या, वियोजन से पूर्व कुल अणुओं की संख्या कितनी है, वियोजन से पूर्व प्रारंभ में 1। ठीक, ये हो गया। अब हम निकालेंगे वांट हाफ गुणांक। इतना लिखने के बाद आप नीचे लिखेंगे, जगह नहीं है, हम यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पे हम लिखेंगे। चलिए लिख के देखिए, क्या लिखेंगे, वांट हाफ गुणांक आई बराबर क्या मिलेगा, वियोजन के पूर्व कुल अणुओं की संख्या क्या है, n अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा और बटे में 1। ठीक, तो ये आपका आ गया वांट हाफ गुणांक।
यदि यहाँ से आप अल्फ़ा का मान निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, एक का गुणा इधर कोई मतलब नहीं रखता है ना, तो क्या करिए कि इसको उठा के इधर करिए, अल्फ़ा वाला टर्म इधर ले आइए, तो अल्फ़ा हो गया, ठीक, और ये माइनस यानी अल्फ़ा बराबर में बचा क्या है 1, और आई को इधर लाइए माइनस आई, तो अल्फ़ा लेंगे कॉमन तो 1 माइनस एन इज इक्वल टू 1 माइनस आई, 1 माइनस आई, ठीक। तो अल्फ़ा बराबर फार्मूला क्या मिलेगा 1 माइनस आई बटे 1 माइनस एन, ठीक। ये आपका मेन फार्मूला मिल गया, ठीक है, ठीक है ना। चलो रहने दीजिए भैया, यहाँ ये वाला पार्ट बाद में लिखेंगे। तो ये आपका आ गया 1/2 गुणांक आई, ठीक। तो अणुसंख्य गुणधर्म तो समझ में आ गया होगा क्या, विलयन का वह गुण जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। यदि विलेय वियोजित होता है तो अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे अणुसंख्य गुणधर्म भी बढ़ जाता है। यदि विलेय संगुणित होता है तो अणुओं की संख्या कम हो जाती है और अणुसंख्य गुणधर्म भी कम हो जाता है। 1/2 गुणांक निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लेंगे कि यदि विलेय के ए मोल, विलेय ए के 1 मोल, विलेय ए के 1 मोल के वियोजन से n मोल प्राप्त होता है, तो A से बनता है NB, ठीक है। तो प्रारंभ में A की मात्रा 1 हो जाएगी, NB की मात्रा 0, और साम्यावस्था में मान लीजिए अल्फ़ा मात्रा वियोजित हो रही है, तो अल्फ़ा वियोजित होगा तो n अल्फ़ा यहाँ पे प्राप्त होगा, ठीक है। तो फिर अब 1/2 गुणांक क्या होता है, 1/2 गुणांक यदि परिभाषित करना चाहें तो यहाँ परिभाषित कर सकते हैं। 1/2 गुणांक क्या होता है, वियोजन के बाद कुल अणुओं की संख्या, किसी भी विलयन में वियोजन के बाद कुल अणुओं की संख्या और वियोजन से पूर्व कुल अणुओं की संख्या का अनुपात ही 1/2 गुणांक कहलाता है। अब वियोजन के बाद कुल अणुओं की संख्या देखिए जोड़ लेंगे, यानी अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा ये जोड़ लीजिए, और वियोजन से पूर्व कितना है 1 है उसको जोड़ लीजिए, 1/2 गुणांक आई निकाल लीजिए। कुल अणुओं की संख्या बाद वाला फिर बटे पहले वाला, पहले तो 1 है बटे 1 लिखेंगे, बटे 1 का कोई मतलब है नहीं ना, बटे 1 लिखिए या ना लिखिए। अब अल्फ़ा को एक तरफ किए हैं अल्फ़ा माइनस एन अल्फ़ा 1, आई को इधर किए माइनस आई, अल्फ़ा कामन लिए 1 माइनस एन, ठीक है, 1 माइनस आई है ही, तो अल्फ़ा बराबर 1 माइनस आई बटे 1 माइनस एन हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 1/2 गुणांक और वो परिभाषा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। वाष्पदाब, वाष्पदाब का अवनमन, वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन, राउल्ट का नियम। समझिए वाष्पदाब क्या है, ऐसे समझिए। चलिए एक पात्र लेते हैं, ठीक है, ये लो एक पात्र है, इसमें भरा हुआ है द्रव, इसमें द्रव भरा हुआ है यहाँ तक, ठीक है। तो द्रव वाष्पित होगा, वाष्प में बदलेगा, और यहाँ पे जो है जाके ठंडा होगा, और ठंडा होकर के नीचे क्या होगा फिर से द्रव में बदलेगा, ठीक है। तो इस वाष्प देख पा रहे हैं, ऊपर ये वाष्प है ना, और नीचे क्या है ये द्रव। तो द्रव और वाष्प, ये देखिए द्रव वाष्पित होगा, वाष्प बदलेगा, वाष्प द्रव बदलेगा, तो जब दोनों की मात्रा स्थिर हो जाएगी, जब दोनों की मात्रा स्थिर हो जाएगी तो उस अवस्था को हम कहेंगे साम्यावस्था। तो अब परिभाषित कैसे करेंगे समझिए, वाष्पदाब क्या है, चलिए यहाँ लिख के हम समझा दे रहे हैं, एक बार सुन लीजिए पहले। स्थिर ताप पर, स्थिर ताप, ताप स्थिर होना चाहिए, स्थिर ताप पर द्रव और वाष्प की साम्यावस्था में, स्थिर ताप पर द्रव और वाष्प की साम्यावस्था में वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब जो होता है वाष्प दाब कहलाता है, ठीक है। चलिए यही बात हम लिख करके भी समझा देते हैं, क्या है कि स्थिर ताप, ताप जो है वो स्थिर होना चाहिए, ठीक। यहाँ हम लिखेंगे स्थिर ताप पर द्रव और वाष्प की साम्यावस्था में, द्रव और वाष्प की साम्यावस्था में वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। यहाँ लिखेंगे क्या, स्थिर ताप पर द्रव व वाष्प, द्रव व
वाष्प की साम्यावस्था में, किसमें? साम्यावस्था में वाष्प के द्वारा, क्या? वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब, द्रव की सतह पर लगाया गया दाब जो है वो क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। बात समझ में आई? दाब वाष्प दाब कहलाता है। समझ में आया वाष्प दाब? अब वाष्प दाब का अवनमन समझिए, ध्यान दीजिए। वाष्प दाब का अवनमन, अब कोई विलयन ले लें, क्या ले लें? कोई विलयन ले लें तो उसका अपना कुछ वाष्प दाब होगा, है ना? विलयन में क्या होता है? विलेय और विलायक दोनों मिले होते हैं। विलायक मतलब पानी ले लीजिए, उसका अपना कुछ वाष्प दाब होगा। पानी में कुछ चीनी मिलाएंगे, मान लो, चलो पानी जो है, पानी का अपना कुछ वाष्प दाब होगा, और उसमें चीनी मिला दिए, फिर बन गया विलयन, तो उस विलयन का कुछ वाष्प दाब होगा। इन्हीं दोनों का जो अंतर होता है उसी को वाष्प दाब का अनुमान कहते हैं। ठीक, अब परिभाषित कैसे करेंगे सुनिए। विलयन के वाष्प दाब और विलायक के वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब का अनुमान कहते हैं। ठीक है, तो विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब का अनुमान कहते हैं। चलिए इसको भी परिभाषित करते हैं, वाष्प दाब का अवनमन। नीचे लिखे ना, वाष्प दाब का अवनमन। चलिए ये क्या होगा, ये बताया क्या? विलायक के वाष्प दाब, विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। ठीक, ये हो गया आपका। ठीक है, ये आपका हो गया वाष्प दाब का अनुमान। अब देखेंगे वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान। इसका फार्मूला भी लिख दें यहाँ पे ना, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। वाष्प दाब का अनुमान क्या है? विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब का अनुमान कहते हैं। ठीक, अब अगला क्या है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान। ये लीजिए, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये क्या होगा? ये वाष्प दाब का अवनमन हो गया, समझिए। यहाँ चलिए पहले फार्मूला लिख देते हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है? ये P नॉट अंतर PS, ये क्या है भैया? विलायक के वाष्प दाब और विलयन का वाष्प दाब। तो विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। तो वाष्प दाब के अवनमन तथा विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। क्या? वाष्प दाब के अवनमन और, देखिए वाष्प दाब का अवनमन यही ना है, वाष्प दाब के अवनमन और विलायक के वाष्प दाब के अंतर के अनुपात को, वाष्प दाब के अवनमन और विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को क्या कहते हैं? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, चलिए यहाँ परिभाषित कर लेते हैं। क्या? वाष्प
वाष्प दाब का अवनमन तथा वाष्प दाब का अवनमन तथा विलायक के वाष्प दाब, दूसरा क्या है, विलायक है, तथा विलायक के वाष्प दाब के क्या अनुपात को, वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का क्या कहते हैं, आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ये हो गया आपका, ये तीनों परिभाषाएं हो गई। फिर से सुनिए, स्थिर ताप पर द्रव और वाष्प की साम्यावस्था में वाष्प के द्वारा द्रव पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है, और विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का अवनमन और विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक है, ये तीनों परिभाषाएं हो गई। अब समझते हैं राउल्ट का नियम। ठीक है, राउल्ट का क्या नियम है समझिए। ये जो है तनु विलयनों के लिए ही लागू होता है। ठीक है, सीमाएं पहले ये समझ लेंगे राउल्ट का नियम, फिर उसके बाद सीमाएं हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे तनु विलयनों के लिए। ठीक है, ये तनु विलयन के लिए ही लागू होता है। तनु विलयन के, चलिए देखिए ये क्या है, पी नाट अंतर पी एस, ये क्या है, वाष्प दाब का अवनमन, और बटे पी नाट कर दिए तो क्या बन गया, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो किसी भी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो होता है वो विलेय के मोल प्रभाज, ये क्या है, अभी पढ़े ना, विलेय के मोल प्रभाज क्या होता है, विलेय के मोल संख्या और विलयन में कुल मोलों की संख्या का अनुपात विलेय का मोल प्रभाज कहलाता है। ये फार्मूला जो है आपका राउल्ट के नियम का ही फार्मूला है। ठीक है, कैसे कहेंगे, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। बस बात इतनी सी है। क्या लिखेंगे, तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के वाष्प दाब का क्या आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ये किसके बराबर होता है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक, अब यदि मान लें ये फार्मूला आपका यहाँ से हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आप जहाँ पी नाट क्या है, पी एस क्या है, और ये आपका स्मॉल एन क्या है, कैपिटल एन क्या है। ठीक, ये पता है ना आपको, ये क्या है, विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब, और ये विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, और ये क्या हो गई आपकी विलेय के मोलों की संख्या, क्या, विलेय के मोलों की संख्या, और ये क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। ठीक, ये हो गया। अब यदि अणुभार दिया हुआ हो तो अणुभार भी हम बता चुके हैं कि विलेय का अणुभार स्मॉल w, विलेय का
भार स्मॉल w और विलायक का कैपिटल। ठीक है, तो ये चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार होता ना, तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलेय का अणुभार। और ये विलायक के मोलों की संख्या क्या होगा, विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे यदि आप रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये पी नाट माइनस पी एस अपान पी नाट बराबर यन अपान यन प्लस कैपिटल एन, यही ना है। तो अब इसी यन की जगह जो है हमको मान रख लेना, स्मॉल एन की जगह स्मॉल डब्लू अपान स्मॉल एम, यहाँ स्मॉल डब्लू स्मॉल एम और प्लस कैपिटल डब्लू और कैपिटल एम। ठीक है, तो फिर यदि तनु विलयन हो, यदि विलयन तनु हो तो विलेय के मोलों की संख्या बहुत कम मात्रा में होगी, विलेय कम मात्रा में घुला है तो वो तनु विलयन होता है ना, तो तनु विलयन के लिए यहाँ विलेय के मोलों की संख्या आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो फिर क्या लिखेंगे, ये बन गया तनु विलयनों के लिए हमको मिलेगा पी नाट अंतर पी एस बटे पी नाट बराबर स्मॉल डब्लू स्मॉल एम और नीचे कैपिटल डब्लू कैपिटल एम। ठीक है, इसको उलट के आप गुणा करके भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं, क्या मिलेगा, पी नाट अंतर पी एस बटे पी नाट बराबर स्मॉल डब्लू गुणे कैपिटल एम, नीचे ये स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्लू, ये आपका फार्मूला हो गया। ठीक, ये अब इसके बाद हम देखेंगे सीमाएं। सीमाएं समझने के लिए चलिए यही समझ लेते हैं। ठीक है, कि राउल्ट के नियम जो होता है, ये राउल्ट का नियम समझने के लिए काम करते हैं। चलिए यहीं पे थोड़ा सा ये टेबल बना के चार आपको समझा रहे हैं। ठीक है, क्या समझना है, समझिए राउल्ट के नियम, राउल्ट का नियम किसके लिए लागू होता है, पहली बात तो यहाँ पर लिखिए तन के लिए। ठीक है, पहली बात लिखिए तन विलयन के लिए लागू। यदि कई नंबर में ज़्यादा नंबर में इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तन विलयनों के लिए लागू होता है। ये आवासशील होना चाहिए। ठीक है, और विद्युत अनघट्य होना चाहिए। आवासशील विद्युत अनघट्य के तन विलयनों के लिए लागू होता है। इसको तीन पार्ट में करके 1 2 3 आप लिख सकते हैं या एक में ही लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर एक में ही लिख करके आपको समझा देते हैं। क्या, पहली बात तो ये आवासशील आवासशील वाष्पशील विद्युत अनघट्य क्या होता है, आवासशील मतलब जो वाष्प नहीं करता, आवासीय विद्युत अनघट्य, विद्युत अनघट्य क्या होता है, जैसे ये देखिए ये यानी प्लस और सीरियल माइनस हो जाता है। जो धन आयन और ऋण आयन में टूटता है वो विद्युत अनघट्य होता है, और जो धन आयन ऋण आयन में नहीं टूटता वो विद्युत अनघट्य होता है। विद्युत अनघट्य आवासशील विद्युत अनघट्य के तन विलयनों के लिए लागू होता है, तन विलयनों के लिए ही लागू होता है। पहली पॉइंट होगी, पहली बात होगी क्या, आवासशील की सीमा कहाँ तक है, ये आवासशील होना चाहिए, विद्युत अनघट्य का विलयन होना चाहिए, और कैसा विलयन होना चाहिए, तन विलयन होना चाहिए। आवासशील विद्युत अनघट्य के तन विलयनों के लिए ये लागू होता है, पहली बात। और दूसरी बात कि ये विलयन में जो है संयोजन नहीं होना, संगुणित नहीं होना चाहिए। ये बताया ना कि विलेय और विलायक यदि संगुणित हो जाते हैं तो संख्या कम हो जाती है और संगुणन भी कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये संगुणित नहीं होना चाहिए। विलयन यदि संगुणित होता है, चलिए ऐसे विलयन यदि क्या होता है, विलयन यदि संगुणित होता है, विलयन यदि संगुणित होता है तो
यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, तो ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है। और तीसरी बात भी आप यहाँ पे लिख देंगे कि संगुणित की जगह क्या वियोजन, यदि विलयन में क्या होता है वियोजन होता है तब भी यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। तो सीमाएं में 3 पॉइंट आप ऐसे याद रखिए, इतना पर्याप्त है। क्या अब आप चीज विद्युत तरंग के संविलियनों के लिए भी लागू होता है, राउल्ट का नियम कहाँ लागू होता है के संविलियनों के लिए लागू होता है। और विलयन यदि संगुणित हो जा रहा है, इनके जुड़ जा रहा है, जुड़ करके अनुसंख्या कमी आ जा रही है, कुछ नई चीज बन जा रही है, तब भी ये राउल्ट के नियम का पालन, तब भी राउल्ट का नियम नहीं करता। राउल्ट का नियम क्या होता है वाष्प दाब का अपेक्षित कोण विलय की मूल प्रभाव के बराबर होता है। ठीक है, ये नियम लागू नहीं होता है। ठीक है। और इसके अलावा एक पॉइंट और हम समझ सकते हैं कि ये जो चलिए अभी जो है वास्तविक विलय होता है, मुझे बता देंगे क्या कि ये वाष्प दाब होता है, प्रत्येक घटक का जो वाष्प दाब होता है, प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उसके मोल अंश के अनुपाती होता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि विलयन जब बनता है, विलय और विलयन मिलाते हैं, विलयन जब बनता है इसमें ऊर्जा जो है वो मुक्त नहीं होती, ना तो ऊर्जा निकलती ना तो अवशोषित होती, ना ऊर्जा क्या करता है ना तो ग्रहण करता है, और ना तो आयतन में परिवर्तन होता है। ये सारी बातें जो है राउल्ट के नियम से जुड़ी हुई है। ठीक है। और नियम यदि आता तो आप इतना नहीं करेंगे। ठीक। और ये सीमाएं रखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं क्या बताने जा रहे थे, क्या था कुछ बात चल रही थी ना अभी। चलिए आगे आगे ठीक है, कमेंट में करिएगा क्या बता रहे थे। ठीक है, अगर लगेगा आपको जरूरी बता देंगे। ठीक है, इतना पर्याप्त। राउल्ट का नियम हो गया, सीमाएं हो गई, और फिर इसके बाद अब देखेंगे आगे ये क्या पॉइंट है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या होता है समझिए। चलिए ऐसे जो है ना इसको एक काम करें कि अलग करके दो पार्ट में करके इसको दोनों के अंतर के माध्यम से हम आपको पूरी बातें समझाएंगे। ठीक है, क्या आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। ठीक, यहाँ से दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ से दो पार्ट होंगे डिवाइड हो। अब इसमें समझते हैं आदर्श विलयन क्या होता है। वह विलयन जो ताप दाब व सांद्रता, ताप व सांद्रता की ताप से रिलेटेड है, ताप व सांद्रता की सभी परिस्थितियों में राउल्ट का नियम का पालन करता है। राउल्ट के नियम का पालन करता है, नियम का पालन करता है। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन क्या होगा, ऐसा विलयन जो सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक, के नियम का पालन नहीं करता है। दूसरा अंतर समझिए कि विलय और विलायक के मिलने से विलयन बनता है, तो विलयन बनने की प्रक्रिया, विलयन चलिए लिख देते हैं इसको, विलयन बनने की प्रक्रिया में क्या होता है, एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता है। एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता है, एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता है। और जब एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता है इसका मतलब क्या है, डेल बराबर होता है 0। ठीक है, और यहाँ आप लिखेंगे अनादर्श विलयन में विलयन बनने की प्रक्रिया में एंथैल्पी में परिवर्तन हो जाता है, और जब एंथैल्पी में परिवर्तन हो जाएगा तो विलयन हो जाएगा। ठीक है, अब अगली बात समझ लीजिए कि एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता, और एक बात आयतन में भी परिवर्तन नहीं होता।
यहाँ लिखेंगे आप विलयन बनने की प्रक्रिया में, विलयन बनने की प्रक्रिया में आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। जब आयतन में परिवर्तन नहीं होता मतलब डेल V इक्वल टू 0। और यहाँ अनादर्श विलयन में आपका क्या लिखेंगे कि आयतन में परिवर्तन जो है वो शून्य नहीं होता है। ठीक, चलिए अब अगली बात क्या लिखें, एक पॉइंट और लिख देते हैं यहाँ पे, इतना पर्याप्त है। ठीक है, ये चौथी बात कि इसमें क्या होता है कि विलयन, समझिए देखिए विलयन में क्या क्या होता है, विलेय विलायक होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि विलेय और विलेय के कणों के मध्य आकर्षण, क्या विलेय और विलेय कणों, विलेय व विलेय के कणों के मध्य आकर्षण, फिर विलेय और विलायक के कणों के मध्य आकर्षण, फिर विलेय और विलयन के कणों के मध्य आकर्षण, सब आपस में समान होते हैं, सब समान होते हैं। और यहाँ क्या होता है, समान नहीं होते। ठीक, अब विलयन जो बनता है वो विलयन बनता है, मान लो विलेय और विलायक दो घटक से मिलकर बना हुआ, एक घटक A मान लेते हैं, दूसरा घटक B मान लेते हैं। एक घटक का वाष्प दाब जो है ये PA है, B घटक का वाष्प दाब जो है वो क्या है, PB है। तो दोनों घटकों के जो वाष्प दाब होते हैं उनके मोल अंश के अनुपाती होते हैं। क्या होते हैं, मोल अंश के अनुपाती होते हैं। इसलिए इस अनुपाती का निशान जब हम लगाएंगे तो ये PA बराबर PA नॉट, एक नियतांक आएगा XA। ठीक है, ये होगा। और PB यानी दूसरे घटक का वाष्प दाब जो है वो आप कितना लिखेंगे, PB नॉट या, ठीक है, ये बराबर होना चाहिए। यदि राउल्ट का नियम जो है, राउल्ट के नियम को इससे भी आप परिभाषित कर सकते हैं, क्या कि किसी विलयन में उसके प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उसके मोल अंश के अनुपाती होता है। प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उसके मोल अंश के अनुपाती होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मिल जाएगा। आदर्श विलयन के लिए आप एक पॉइंट यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, क्या आदर्श विलयनों के लिए PA बराबर क्या होगा, PA नॉट इंटू XA, ये हो गया। और दूसरी बात PB इक्वल टू PB नॉट इंटू XB होता है। ठीक है, और अनादर्श विलयन के लिए ये बराबर नहीं होता, PA नॉट इक्वल टू PA नॉट इंटू XA। ठीक है, और PB नॉट XB ये भी जो है बराबर है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट आपका पर्याप्त है आदर्श और अनादर्श विलयन के लिए। ठीक है, पूरी बात समझ में आई होगी। एक एक बात जो है अच्छे से आप नोट कर लीजिए तो सारी बातें आपको तैयार हो जाएंगी। ठीक, चलिए क्या है ये, परासरण और विसरण। ठीक है, परासरण और विसरण। ठीक है, तो परासरण क्या होता है, पहले एग्जांपल के माध्यम से इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए दोनों एग्जांपल देखिए, एक पात्र में पानी रख दिए हैं, उसमें डाल दीजिए किशमिश। ठीक है, गिलास में पानी लीजिए, उसमें डालिए किशमिश, तो क्या होगी, किशमिश फूल जाएगी। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होती है परासरण। पानी लिए उसमें दूध मिलाइए, दूध और पानी मिल करके एक नया विलयन बन गया और हो गया विसरण। ठीक, अब समझिए परिभाषित कैसे करेंगे। परासरण में क्या होता है कि देखिए पानी वाला भाग किसमें चला गया, किशमिश के अंदर चला गया, तो पानी आपका तन विलयन है, किशमिश के अंदर जो पेस्ट भरा हुआ है वो क्या है, सांद्र। तो तन विलयन का सांद्र विलयन की ओर जाना, तन विलयन का सांद्र विलयन की ओर जाना, इसके माध्यम से अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से परासरण कराता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, जो भी कहिए अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा तन विलयन का सांद्र विलयन की ओर जाना परासरण कराता है। ठीक है,
और विसरण क्या होता है? विसरण में जो है विभिन्न सांद्रता के विलयन मिल करके एक नए निश्चित सांद्रता के विलयन बना लेते हैं, वो विसरण कहलाता है। ठीक, और दूसरी बात, तो ये पहला तो आपका ये परिभाषा ही हो गया, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत है, चलिए ऐसे ही बता दे रहे हैं, आप समझ लीजिए, ठीक है। अब परासरण में क्या होता है? परासरण में अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा तन विलयन का सांद्र विलयन की ओर जाना जो है वो क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। और विसरण में क्या होता है? अलग अलग सांद्रता के विलयन मिलकर के एक नए निश्चित सांद्रता के विलयन बना लेते हैं, विसरण कहलाते हैं। और दूसरी बात, परासरण में क्या होता है कि यह इसमें अर्धपारगम में झिल्ली की आवश्यकता होती है। क्या? अर्धपारगम में झिल्ली की आवश्यकता होती है, और विसरण में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और परासरण जो है क्या होता है कि तन विलयन सांद्र विलयन की ओर जाता है। तन विलयन मतलब पानी, उसको मान लीजिए विलायक, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलयन में जाते हैं, तो ये जो है परासरण कहलाता है, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि विलायक के कण, क्या? विलायक के कण जो है वो किधर जाते हैं? विलयन में जाते हैं। विलायक के कण जो है वो विलयन में जाते हैं, ठीक, ये क्या होता है? और विसरण में क्या होता है कि विलेय विलायक में, मतलब दोनों आपस में मिल जाते हैं, विलेय विलायक में और विलायक विलेय दोनों ओर मिल सकता है। या आप कह सकते हैं कि तन विलयन सांद्र विलयन की ओर और सांद्र विलयन तन विलयन की ओर रहता है, दोनों दिशाओं में ये बात, ठीक है। तन का सांद्र में और सांद्र का तन में विलयन में आना जाना होता है, जिससे एक निश्चित सांद्रता का नया विलयन प्राप्त हो जाता है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं चौथी बात, यह एक दैशिक होता है। क्या होता है? एक दैशिक होता है। और विसरण जो आपका है ये द्विदैशिक होता है, दोनों दिशाओं में होता है। इतना पर्याप्त कर लीजिए, ठीक है। परासरण में क्या होता है? तन विलयन, समझ रहे हैं, पानी का किशमिश के अंदर हो जाना परासरण होता है, मतलब तन विलयन का अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से सांद्र विलयन की ओर जाना परासरण कहलाता है। इसमें अर्धपारगम झिल्ली की आपको आवश्यकता होती है। विलायक के कण जो है विलयन के कण की ओर जाते हैं, या कहीं तन विलयन सांद्र विलयन की ओर जाता है, यह केवल एक दैशिक होता है, एक ही दिशा में होता है। अब विसरण में क्या होगा कि इसमें जो है विभिन्न सांद्रता के विलयन मिलकर, अलग अलग जैसे कहिए अलग अलग सांद्रता के विलयन मिल करके एक नए निश्चित सांद्रता का विलयन बना लेते हैं, विसरण कहलाता है। और इसमें अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्या होता है? विलेय और विलायक मिलते हैं, मतलब ये दोनों दिशाओं में क्रिया होती है, विलेय विलायक की ओर, विलायक विलेय की ओर, तन विलयन सांद्र की ओर, सांद्र तन की ओर मिल जाता है अच्छे से, ठीक है। और विसरण में क्या होता है? ये द्विदैशिक होता है। पर्याप्त है इतना, इसमें आगे देखिए परासरण दाब और प्रतिलोम परासरण। ध्यान से, परासरण दाब क्या है कि परासरण क्रिया को रोकने के लिए जितने दाब की आवश्यकता होती है उसी को परासरण दाब कहते हैं। चलिए हम लिख के बता दे रहे, छोटा सा है। परासरण क्रिया को रोकने के लिए, परासरण क्रिया को रोकने के लिए जितने दाब की आवश्यकता होती है, जितने दाब की आवश्यकता होती है, रोकने के लिए जितने दाब की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? परासरण दाब। बात समझ में आया? क्या कहते हैं? परासरण दाब, ठीक है। वर्कले हाइड्रोजन के योग से जो है हम लोग परासरण दाब करते हैं, ठीक है। यदि जानना चाहें तो इन्हें बता देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? छोटा छोटा समझ लीजिए, एक बात होता है याद, और इसमें जो है एक नली लगी होती है, सरंध्र नली होती है, ठीक है। और एक तरफ जो है यहाँ टीप लगी होती है, कुक्की लगी होती है, चलिए ऐसे बना देते हैं। और दूसरी तरफ ये नली लगी होती है, केस नली होती है, और यहाँ वाष्प दाब लगाने के लिए पिस्टन लगा होता है। फिर क्या करते हैं? विलायक में देखो चारों तरफ पानी भरा होता है, चारों तरफ इसमें पानी, यानी कह लीजिए विलायक भरा होता है। फिर क्या करते हैं?
इसमें तन विलयन को इसमें डालते हैं ना, विलयन भरा हुआ बाहर से क्या भरा है, यहाँ विलयन, यहाँ भरा हुआ है विलयन, और अंदर भरते हैं क्या, विलायक। स्कूटी के माध्यम से यहाँ विलायक को भर देते हैं, और विलायक को जब भरेंगे ना, ये विलायक इस नली के ऊपर तक चढ़ जाएगा। ठीक, तो यहाँ ये सरंध्र नली जो होती है ये अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करती है, अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करती है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलायक के कण विलयन में आने लगते हैं। तो अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से अर्धपारगम्य झिल्ली होगी, ये हो गया विलायक, विलायक के कण कहाँ जाएंगे, विलयन में। विलायक के कण जब विलयन में जाएंगे ये स्तर नीचे आएगा, ये स्तर नीचे आएगा, कब आएगा, विलायक के कण विलयन में आएंगे। विलायक के कण का विलयन में आना अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से क्या कहलाता है, परासरण। बहुत बढ़िया, विलायक के कण का अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलयन में आना परासरण कहलाता है। तो ये परासरण की प्रक्रिया जब होने लगेगी क्या होगा, विलायक के कण विलयन में आने लगेंगे। ये देख करके हम कैसे बता पाएंगे कि परासरण की क्रिया हो रही है, ये इसमें विलायक का स्तर जो है वो नीचे आने लगेगा, यानी कि परासरण की क्रिया हो रही है। फिर क्या करेंगे, इस पिस्टन से दाब लगाएंगे। तो दाब लगाएंगे तो जिस निश्चित दाब पर ये परासरण की क्रिया रुक जाए, मतलब विलायक के कण इस विलयन में आना रुक जाए, तो उसी दाब को नोट कर लेंगे, वो परासरण दाब हो जाएगा। अब समझिए प्रतिलोम परासरण, परासरण दाब इस पर लगा दिए, परासरण दाब लगा दिए, विलायक के कण का विलयन की ओर आना रुक गया, तो क्या होता है, जब परासरण दाब से भी अधिक दाब लगाते हैं तो क्या होता है, विलयन में जो विलायक के कण होते हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से जो है ये इस विलायक में जाने लगते हैं। विलायक के कण, इस विलयन में जो विलायक के कण है वो अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से कहाँ जाने लगते हैं, विलायक में जाने लगते हैं। इस प्रक्रिया को जो है क्या कहते हैं, प्रतिलोम परासरण कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई थोड़ा बैठ कर समझ जाओगे क्या बात होती। चलिए वही हम लिखते थे परिभाषा करके, जब परासरण दाब, जब परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है, परासरण दाब से अधिक दाब लगाने पर, अधिक दाब लगाते जब लिखें, जब परासरण दाब से अधिक दाब, परासरण दाब से अधिक दाब लगाने पर, लगाते हैं, परासरण दाब से अधिक दाब लगाते हैं तो क्या होता है, विलायक के कण, विलायक के कण अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कहाँ जाने लगते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन में जाने, कहाँ जाने लगते हैं, विलयन में जाने, विलयन में जाने लगते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं, प्रतिलोम परासरण कहते हैं। प्रैक्टिकली यदि आप समझ लेंगे तो परिभाषा आसानी से कर पाएंगे। देखिए कि पानी जो है किस के अंदर जा रहा है, परासरण झिल्ली के माध्यम से, यानी तनु वाला सामने जा रहा है, विलायक जो विलयन में जा रहा है, जैसे ये प्रक्रिया हो रही तो परासरण है। इसको रोकने के लिए, मतलब विलायक के कण का विलयन में जाने को रोकने के लिए जितने दाब की आवश्यकता होती है वो परासरण दाब। अब परासरण दाब जितना भी है किसी विलयन का, किसी विलयन का परासरण दाब जितना भी है, उस परासरण दाब से अधिक दाब जब लगा देते हैं तो क्या होता है कि विलायक के कण, विलायक के कण मतलब पानी वाले कण कहाँ पे जो है, जो किसमिस के अंदर है, वो जो है निकल करके विलायक में आने लगते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रतिलोम परासरण। उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन समझिए, कोई विलायक नहीं है, मतलब पानी नहीं है, तो विलायक नहीं पानी है, उसको गर्म करेंगे, उसका क्वथनांक कितना 100 से निकल होता है, फिर उसमें चीनी घोल देंगे, चीनी घोलने पर घोल दिए, चीनी विलयन बन गया। अब क्वथनांक ज्ञात करेंगे तो क्वथनांक क्या आएगा, तो क्वथनांक जितना बढ़ गया ना उसी को कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। बात समझ में आई। तो क्वथनांक में उन्नयन कैसे परिभाषित करेंगे, विलायक के क्वथनांक, विलायक
व विलयन, चलिए एक सेंटेंस में छोटा सा, विलायक व विलयन के क्वथनांक में अंतर को क्या कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक, बात समझ में आई? आप जो है इसको जो है कथन के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? जैसे मान लेते हैं कोई विलायक है, उसमें विलेय पदार्थ मिलाए, तो किसी विलायक में विलेय पदार्थ को मिलाने पर उसके क्वथनांक में जितनी वृद्धि हो जाती है उसको क्वथनांक कहते हैं। या कह लीजिए विलायक के क्वथनांक और फिर जब विलेय मिला देंगे तो विलेय बन जाएगा। दोनों के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब ये क्वथनांक के उन्नयन आप यहाँ नीचे से लिखेंगे। क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वो उस विलयन की मोलरता के अनुपाती होता है। किसी भी विलयन के क्वथनांक, किसी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन वो विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? ऐसे, क्वथनांक में उन्नयन ये किसके? मोलरता के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, अब मोलरता के बारे में अभी हमने बताया क्या? चलिए अब अनुक्रमानुपाती होता है, यहाँ पर क्वेश्चन बताइए, क्रियान्वयन बताइए। ठीक है, ये क्वथनांक वाला इसको केबी कहेंगे, गुणे मोलरता। और मोलरता बराबर क्या होता है? मोलरता बराबर क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लिखते हैं। तो विलेय के मोलों की संख्या के लिए क्या होता है? विलेय का भार। क्या होता है? विलेय का भार। यहाँ लिखेंगे केबी गुणे विलेय का भार बटे विलेय का अनुपात। मोलों की संख्या हो गया, विलेय गुणे विलयन का आयतन लीटर में, गुणे विलयन का आयतन लीटर में करते। मोलरता है विलय का भार, ये चीज। ठीक है, नहीं याद आ रहा देख लो भैया, यही चीज ना है। मोलरता है विलय का भार विलय का भार विलय का भार। ठीक है, तो विलय का भार जो है क्या करेंगे? स्मॉल ए और ये भार कैपिटल स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 स्मॉल ए कैपिटल यही ना है, वही चीज लिखा है। ठीक, समझ में आएगा? ये क्या है? केबी आपका हो गया, मोलर में स्थिरांक शुरू हो गया। ठीक है, अब यहाँ से मोलरता के लिए क्या लिखेंगे? विलेय का भार बटे विलेय का अनुपात और गुणे विलायक का भार किलोग्राम में। अगर ये ग्राम में दिया हुआ तो ठीक है। अब यहाँ कौन क्या है इसको परिभाषित करेंगे। ठीक, कौन क्या है परिभाषित करिए। यहाँ लिखेंगे केबी एक नियतांक है। केबी एक क्या है? नियतांक है। अलग अलग विलयनों के लिए अलग होगा, एक ही विलयन के लिए सेम होगा। केबी एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं? जिसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। जिसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मोलर उन्नयन स्थिरांक। अब मोलर उन्नयन स्थिरांक पर परिभाषित करेंगे। ठीक है, कैसे देखिए, ध्यान दीजिए। ये विलेय का भार जो विलायक में क्या है? विलायक का भार इनका है विलेय की मोलर की संख्या। ठीक,
इसको जो है थोड़ा सा परिभाषित करने के लिए और स्पष्ट लिखते हैं। देखिए डेल्टा टीवी होगा, ये केवी आपका मोलर स्थिरांक है, और ये क्या लिखे हैं, मोलों की संख्या। मोलरता क्या होती है, मोलों की संख्या, किसके, विलेय के मोलों की संख्या और बटे विलेय का भार, सही ना, और गुणे विलायक का भार, विलायक का भार। अब देखिए विलायक का भार 1 किलोग्राम मान लीजिए, और 1 किलोग्राम विलायक विलेय मोल संख्या कितनी होती है। तो ये देखिए, ये मान लेते हैं कि 1 मोल विलेय पदार्थ होना गया, ठीक है। और ये कैसा होना चाहिए, आवासशील होना चाहिए। कैसा, आवासशील विद्युत अनापतित होना चाहिए। आवासशील विद्युत अनापतित, आवासशील विद्युत अनापतित की 1 मोल मात्रा, कितनी मात्रा, ये मोलता 1 मान लिया जाए, ठीक है। ये 1 मोल मात्रा आवासीय विद्युत की 1 मोल मात्रा मिलाई जाए, इसमें 1 किलोग्राम विलायक, 1 किलोग्राम विलायक में आवासीय विद्युत की 1 मोल मात्रा मिलाएंगे, तो ये क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसी को हम कहते हैं क्या, मोलर उन्नयन स्थिरांक। बात समझ में आई, मोलर उन्नयन स्थिरांक कैसे परिभाषित करेंगे, यदि 1 किलोग्राम विलायक, कितने में, 1 किलोग्राम विलायक में आवासीय विद्युत घनत्व की 1 मोल मात्रा मिलाने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसी को मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। आया, प्रैक्टिकली समझो। 1 किलोग्राम विलायक मतलब 1 किलो पानी ले लो, उसमें आवासीय विद्युत घनत्व की 1 मोल मात्रा घोल दो, घोलने के बाद जो ताप में वृद्धि होगी ना, उसी को हम कहेंगे मोलर उन्नयन स्थिरांक, ठीक। परिभाषित करते हैं, यहाँ पे लिख दें, चलिए लिख दिए हैं। 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में आवासशील, कैसा, आवासशील विद्युत अनअपघट्य, विद्युत अनअपघट्य की 1 मोल मात्रा, की 1 मोल मात्रा मिलाने, 1 मोल मात्रा मिलाने पर क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे क्या कहते हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक। पूरी बात समझ में आ गई हो, ठीक। अब यही समझिए कि ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक, ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक यदि परिभाषित करना है तो हम कैसे कहेंगे, यदि 1 किलोग्राम की जगह यहाँ आप 100 ग्राम कह देंगे बस, ठीक है। ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक के लिए क्या कहेंगे कि 100 ग्राम विलायक में आवासीय विद्युत घनत्व की 1 मोल मात्रा मिलाने पर क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। बस समझ में आई, ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक क्या है, 100 ग्राम विलायक में आवासीय विद्युत घनत्व की 1 मोल मात्रा मिलाने पर क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। बात समझ में आ गई, आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। अब हमको समझना है हिमांक में अवनमन, ठीक है। ठीक उसी प्रकार समझना है जैसे विलायक, जैसे विलायक पानी लिए थे, यहाँ से समझिए इसको, पानी लिए थे उसको गर्म किए, क्वथनांक कुछ आया, जिस ताप पर वो वाष्प में बदलता वही क्वथनांक होता है, तो क्वथनांक आ गया, फिर उसमें आवासीय विद्युत मिला के मिलाने पर विलयन बन गया, तो विलयन जब बन गया ना तो उस विलयन का क्वथनांक कुछ बढ़ जाता है, क्वथनांक कुछ ज्यादा हो जाता है, मतलब गर्म ज्यादा करना पड़ेगा भाप में बदलने के लिए, तो जितना ज्यादा गर्म करना पड़ता है वो क्वथनांक उन्नयन होता है। उसी तरीके से ठीक इसमें हम पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन क्या होता है,
पानी लिए हैं, ठंडा करेंगे, जिसका ऊपर वो बर्फ में बदलेगा, ठोस में बदलेगा, उसे नोट कर लेंगे, उसी को क्या करते हैं, हिमांक कहते हैं। तो विलायक का हिमांक कुछ आया, फिर उसको गर्म करके द्रव में बदलिए, फिर उसमें आवास में की मात्रा घोलिए, घोलने पर विलय बनेगा, फिर उसको ठंडा करिए, तो अब हिमांक जो है कुछ कम हो जाता है, हिमांक कुछ कम हो जाता है। तो जितना कम हो जाता है उसी को कहते हैं हिमांक में अवनमन। समझ में आया? नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। हिमांक में अवनमन क्या होता है, परिभाषित करें। विलायक व विलयन, विलायक व विलयन के हिमांक के अंतर को हिमांक में अवनमन कहते हैं। या दूसरे शब्द में लिखें कि विलायक का हिमांक, विलायक में विलेय पदार्थ मिलाने पर उसके हिमांक में जो कमियां, विलायक में विलेय पदार्थ को मिलाने पर हिमांक में जो कमी आती है उसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। ठीक, या ऐसे करेंगे विलायक और विलयन के हिमांक के अंतर को हिमांक में अवनमन कहते हैं। ठीक, अब वही बात फिर से आ गई, क्या ये हिमांक में जो अवनमन होता है ना, ये भी मूलतः की मात्रा में होता है। यहाँ लिखेंगे हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। अब अगर अनुक्रमानुपाती होता है तो यहाँ हम लिखेंगे हिमांक में अवनमन। यहाँ हिमांक में अवनमन डेल्टा टी बराबर से लिखेंगे विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। ठीक है, हिमांक है ना फ्रीजिंग पॉइंट, या प्लेस करिए या अपना टी अपना जैसे टी अपना विलायक का हिमांक हो गया और ये विलयन का हिमांक हो गया। ठीक, अब उसी प्रकार से आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे, हिमांक में उन्नयन ये क्या होगा, डेल्टा टी बी बराबर क्या होगा, टी बी नॉट माइनस टी बी एस। ठीक, तो उन्नयन हो रहा है तो विलयन वाला तो ज्यादा होगा, तो यहाँ आप लिखिए टी बी एस माइनस टी बी नॉट। ठीक है, तो यही ज्यादा होगा, विलयन वाला ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मिलाए हैं, मिलाने पर जो परिमाण की वृद्धि होती है वो तो होगा उन्नयन। ठीक, ये हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन किससे प्रयुक्त करेंगे, डेल्टा टी एफ। ये अनुक्रमानुपाती किसके होगा, मोललता। यहाँ लिखेंगे मोललता। अब क्या मिला, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ में मोललता। ठीक, अब यहाँ आप लिख सकते हैं कि के एफ क्या है, एक के एफ एक नियतांक है, के एफ एक नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे मोलर अवनमन स्थिरांक, मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ठीक, मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। अब इसके बाद फार्मूला बना के देखिए, जैसे वहां बनाया उसी प्रकार से डेल्टा टी बराबर के। अब मोलरता के लिए क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर होगा विलेय का भार के विलेय का अनुपात, बुरे विलायक का भार किलोग्राम में, बुरे। अब यदि ग्राम में दिया हुआ
ये आपका हो गया था। ठीक है, ये फार्मूला मिल गया। अब एक काम करिए, यहाँ से अपने से क्या करना है, मोलर अवमूल्यन स्थिरांक परिभाषित करना है। तो ऐसे ही कर लीजिए, देखिए विलेय के मोल संख्या कितना मान लीजिए 1। यदि आवासीय विद्युत तरंग की एक मोल मात्रा कहाँ मिलाई जाए, 1 किलोग्राम मिलाई जाए तो हिमांक में जो कमी आती है उसी को मोलर अवमूल्यन स्थिरांक कहते हैं। ठीक, तो यहाँ लिखें कि मोलर अवमूल्यन स्थिरांक परिभाषित करते हैं। ठीक है, क्या 1 किलोग्राम विलायक, 1 किलोग्राम विलायक में आवासीय क्या आवासीय विद्युत अनअपघट्य की 1 मोल मात्रा मिलाने पर हिमांक में जो कमी होती है उसे क्या कहते हैं, मोलर अवमूल्यन स्थिरांक, मोलर अवमूल्यन स्थिरांक कहते। ठीक, चलिए अब यही जो है ग्राम और अवमूल्यन स्थिरांक को परिभाषित करते हैं। ठीक, चलिए ग्राम और अवमूल्यन स्थिरांक क्या होता है, यहाँ आप लिखेंगे 100 ग्राम। क्या लिखेंगे, 100 ग्राम विलायक, 100 ग्राम विलायक में आवासीय विद्युत अनअपघट्य की 1 मोल मात्रा मिलाने पर हिमांक में जो कमी होती है उसे क्या कहते हैं, ग्राम अणुक अवमूल्यन स्थिरांक कहते हैं। ग्राम अणुक अवमूल्यन स्थिरांक। ठीक है, ये आपका ग्राम अणुक अवमूल्यन स्थिरांक। बात समझ में आई, आया नहीं होगा। ठीक है, इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। अब देखते हैं आगे, हेनरी का नियम। ये क्या है भाई, समझो कि एक पात्र में मान लो द्रव लिए हैं, उसमें गैस लगाकर उस पर दाब लगाएंगे तो क्या होगी, गैस द्रव में घुलेगी। तो गैस द्रव में कब ज़्यादा घुलेगी, जब उस पर दाब ज़्यादा लगाएंगे। तो दाब ज़्यादा लगेगा तो द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी। तो गैस की द्रव में घुली हुई मात्रा जो है लगाए गए दाब के अनुक्रमानुपाती होती। बस यही है हेनरी का नियम। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे इसको कैसे, स्थिर ताप पर। ठीक है, अभी लिख दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं फिर से। स्थिर ताप पर किसी द्रव की, किसी गैस की, ऐसे कहिए,
किसी गैस की द्रव में विलेयता, द्रव में विलेयता, ये दाब के विलेयता दाब के अनुक्रमानुपाती होती, क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक। अब यदि मान लें कि स्थिर ताप पर, यदि मान लें इसी में यहीं, यदि स्थिर ताप पर गैस की विलेयता यम व दाब P है तो, ठीक है, यदि ये है तो आपका ये यम विलेयता दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये मिल गया। तो फिर क्या करेंगे? प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा के एच। ठीक है, इसको कहेंगे हेनरी नियतांक। ये आपका के एच इंटू पी। ठीक है, जहाँ यहाँ आप लिखेंगे यम क्या है? गैस की घुली हुई मात्रा, गैस की घुली मात्रा, पी क्या है? दाब है, के एच जो है क्या है? हेनरी नियतांक है। ठीक है, इतना लिखेंगे। अब इसकी जो है सीमाएं भी देख लीजिए। चलिए, इसकी सीमाएं क्या हैं? ये पहली बात तो तनु विलयनों के लिए लागू होता है, तनु विलयन के लिए लागू होता है, तनु विलयन के लिए लागू होता है। ठीक है, दूसरी बात तनु विलयन के लिए ये लागू होता है। और यदि गैस, देखिए गैस को द्रव में मिला रहे हैं ना, तो वो अपक्रिया नहीं करनी चाहिए। यदि गैस द्रव में संगुणित हो जा रही है, अपक्रिया कर लेती है, गैस यदि द्रव से अपक्रिया कर लेती है, क्रिया कर लेती है, तो क्या होता है? यह नियम लागू नहीं होता है। क्रिया करती है तो यह नियम लागू नहीं होता है। तीसरी बात, दाब भी बहुत ज़्यादा लगा देंगे तब भी अनुक्रमानुपाती नहीं रह जाएगा। यानी निम्न दाब और उच्च ताप पर, क्या? निम्न, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, निम्न दाब व उच्च ताप पर ही हेनरी का नियम लागू होता है। ठीक, ये बात हो गई भैया। अनुप्रयोग यदि इसका लिखना चाहें तो अनुप्रयोग में आप लिखेंगे कि फेफड़े की क्रियाविधि में, कहाँ? फेफड़े की क्रियाविधि, ठीक, और पर्याप्त, इतना। ठीक है, दूसरी बात लिखिए, गोताखोर जब जल में जाते हैं तो उसमें जो है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हेनरी हो गया, हेनरी का नियम भी हो गया। तो पूरा हमने जो है विलयन चैप्टर क्रम से एक एक करके सारी बातें हमने सीख ली। क्या? मोलरता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज की परिभाषा और सूत्र देखा। फिर इसके बाद अणुसंख्य गुणधर्म, ठीक है, और फिर वानठाव गुणांक हो गया। फिर इसके बाद ये आपका विलयन में ये आपका वाष्प दाब का अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, राउल्ट का नियम। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद अभी हमने देखा आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में क्या होते हैं, इनमें अंतर। फिर परासरण दाब और विसरण में अंतर। फिर परासरण और विसरण में अंतर हो गया। फिर परासरण दाब और प्रतिलोम परासरण क्या होता है, इसको हमने प्रैक्टिकली अच्छे से समझा। फिर क्वथनांक में उन्नयन, मोलर उन्नयन स्थिरांक। फिर हिमांक में अवनमन
और मोलल अवनमन स्थिरांक, फिर इसके बाद हेनरी का नियम। तो इस प्रकार से पूरा चैप्टर आपका ये कंप्लीट हुआ। चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।